तो मीनाक्षी, आज से लॉकडाउन का अंदाज थोड़ा सा बदल गया है। कहीं पर ढील दी गई है, कहीं पर अभी भी पूर्ण लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन 3.0 का आज पहला दिन है। देश में कोरोना के मामले 42,000 को पार कर गए हैं, तो वहीं 1300 मौतें भी हुई हैं। लॉकडाउन 3 के पहले दिन छूट के नाम पर मानो लोग फ्री हो गए। छूट मिली तो शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भी कुछ जगह पर लोग भूलते नजर आए, लेकिन कुछ जगह पर लोगों ने नियमों का पालन भी किया। दिल्ली, अहमदाबाद, प्रयागराज, विजयवाड़ा, ये तस्वीरें आपके सामने। बाकी शहरों की तस्वीरें भी देखिए, जहां शराब की दुकानों के आगे लंबी कतार दिखाई दी। कोलार, हुबली, दिल्ली, देहरादून और रायपुर की ये तस्वीरें। हालांकि लगभग सभी राज्यों में सरकार की तरफ से छूट दे दी गई है शराब की दुकानों को खोलने की। और नेहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो सरकार का कुछ बढ़े, क्योंकि पहले ही जो है आर्थिक तौर पर समस्याओं का कमलेश सुतार हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो भी रहा है या नहीं? देखिए, मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त एक बीएमसी क्लिनिक के बाहर हम खड़े हैं। माटुंगा का बीएमसी क्लिनिक है और राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था कि जो भी प्रवासी मजदूर अपने गांव जाना चाहते हैं, ट्रेन का जो विशेष बंदोबस्त किया गया है, जाने के पहले एक हेल्थ चेकअप कराना सबके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरह की लंबी कतार लगी हुई है इस क्लिनिक में जाने के लिए, चेकअप कराने के लिए। और अगर आपको बताऊं, मैं ये लंबी लाइन जो है अगर दिखाऊं तो ये दूर तक है। और यहाँ पर तो फिलहाल देख सकते हैं हम कि थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर मेंटेन नजर आ रहा है। लेकिन आपको मैं आगे चलकर थोड़े चित्र दिखाता हूँ किस तरह का यहाँ पर सीन है। ये सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर यहाँ पर है और देखिए सामने अगर हम देखेंगे तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही मेंटेन नहीं हो पा रहा। कितने सारे मजदूर यहाँ पर है, किसी के चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा हुआ। और जो गांव जाने के लिए भीड़ है यहाँ पर चेकअप करने के लिए, आप देख सकते हैं कितने नजदीक, कितने पास पास यहाँ पर लोग खड़े, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर यहाँ खड़े। प्रशासन है, पुलिस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हिमांशु इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ। हिमांशु, लॉकडाउन 3 के पहले दिन में बहुत सारी छूट जो दी गई है सरकार की तरफ से, किस तरह से उनका पालन हो रहा है? बाकी दिनों के कंपैरिजन में आज की तस्वीर कैसे जुदा है? देखिए, एक तो सड़कों पर रोज के मुकाबले ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, नया काफी ट्रैफिक है। दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आया, शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और आप ये देखिए, ये करोल बाग का ही एक इलाका है जहां पर लोग बैग लेकर के पहुंचे हुए हैं। और ये दुकान लाइन इतनी लंबी है कि ये दुकान अभी जहां पे हम खड़े हैं यहाँ से काफी दूर है। और दूसरी तरफ अगर हम लाइन हम आपको कहे दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं मेन रोड जो सामने है वहां पर आप देखिए वहां तक लंबी लाइन लगी हुई है। इसके बाद मेन रोड के बाद रोड के दूसरी तरफ भी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर पुलिस को इसलिए मेहनत करनी पड़ रही कि पुलिस जरा सी अगर आगे पीछे होती है तो लोग जो है वो काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद फिर पुलिस आती है और लोगों के बीच डिस्टेंस करती है कि कोरोना महामारी चल रही है, इसके बीच छूट मिली है, आप लोगों को मास्क पहन के आना है, दूर रहना है। लेकिन जैसे ही कुछ हो रहा है तो लोग करीब करीब आ जा रहे हैं और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि आप देखिए काफी हद तक पुलिस ने कंट्रोल किया हुआ है और लोग यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बिना मास्क के तो अगर कोई मिल रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है। बाकायदा एक अनाउंसमेंट भी किया गया था। आपके पास लौटेंगे हिमांशु। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार, हम देश भर से तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से जब रियायतें दी जा रही है तो उनका पालन करवाना एक टेढ़ी खीर यहाँ पर साबित हो रहा है। हालांकि कई जगहों पर तस्वीरें दिख रही है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, लेकिन क्या लगता है ये एक नई चुनौती है इस वक्त अब पुलिस प्रशासन के सामने कि मास्क सुनिश्चित करें, सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करें, खासतौर पर शराब की दुकानों के बाहर जहां पर लंबी कतारें लगी हैं। ऐसे में क्या ये डिसीजन आने वाले वक्त में रिव्यू हो सकता है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल घड़ी है ये? नेहा, देखिए लखनऊ रेड जोन में आता है और आज रेड जोन में सिर्फ और सिर्फ कोई दुकान खुली है तो वो है शराब के ठेके। हम इस वक्त लखनऊ के होसड़िया इलाके में है और यहाँ के सबसे बड़ी ये शराब की ये दुकान है। और आप देख लीजिए कितनी लंबी लाइन है। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 लगातार ये दुकानें बंद रही हैं, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खुला है उसके बाद से आज सुबह से ही यहाँ कतार लगनी शुरू हो गई है। हमारे साथ इस दुकान के जो ओनर हैं वो हैं। ये बताइए कि आज आप लोगों ने शुरू किया है, इतनी लंबी लाइन दिखाई दे रही है, तो क्या आप लोग प्रिकॉशन कर रहे हैं? सारे जो गाइडलाइंस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से और आबकारी विभाग की तरफ से उनका फॉलो किया जा रहा है। जैसे कि
हमारे जो सेल्समैन हैं उन्होंने फेस शील्ड पहनी हुई है, ग्लव्स पहने हुए हैं, मास्क पहने हुए हैं। जितने भी लोगों को क्या जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनके हाथ सैनिटाइज किए जा रहे हैं। बिना मास्क के उनको लिकर नहीं प्रोवाइड करी जा रही है। ये थोड़ा सा आज लाइनें जो लगी हैं, आज 40 दिन बाद दुकानें खुली हैं, तो इस करके ऐसा है। मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर ये एकदम सबसाइड कर जाना चाहिए। ये 2 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन हम आपको जरा लाइन दिखा दें। नेहा देखिए, ये लंबी लाइन है, लंबी कतार है और लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ शराब खरीदने का जो एक नियम कायदा है वो भी बताया जा रहा है। आप लाइन देखिए, कई मीटर की ये लाइन है और लोग बैग लेकर, झोला लेकर यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तो कोरोना काल में बात कश्मीर की भी करेंगे, जहां पर आतंकियों की नापाक साजिश को हंदवाड़ा में नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में हिंदुस्तान के 2 अफसर और 3 जवान शहीद हुए हैं। हंदवाड़ा में धू धू कर जलती ये इमारत पाकिस्तान की हैवानियत की निशानी है। इस इमारत को आतंक की ढाल बनाया गया, इसे आतंकवादियों की पनाहगाह बनाया गया। इसे भारतीय सेना के खिलाफ साजिश का हथियार बनाया गया। आखिरकार भारतीय सेना को पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए इसे विस्फोट कर उड़ाना पड़ा। आतंक को पनाह दे रहा है, बर्बादी की कगार पर बैठा पाकिस्तान। एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर ढेर, फिर पिटा पाकिस्तान। बेशर्मी की सारी हदें पार कर पाकिस्तान ने कोरोना काल में भी मिशन आतंकवाद पर ही काम किया है। हर दूसरे दिन सरहद पार करने की कोशिश, हर कुछ दिन बाद आतंकी वारदात से घाटी को दहलाने की साजिश। हद हो गई है अब तो। हर बार पिटता है, फिर हर बार बारूद का ढेर लेकर आता है पाकिस्तान। ताजा मिसाल हंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। दरअसल सेना को लश्कर के कश्मीर चीफ हैदर की हंदवाड़ा में मौजूदगी की पक्की खबर मिली थी। कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा के साथ सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा के इस इलाके को घेर लिया। एक एक कर घर की तलाशी ली जाने लगी, लेकिन चारों तरफ से घिरे आतंकवादियों ने अचानक सेना पर फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार हंदवाड़ा एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया हो गया। भीषण गोलीबारी के बीच सेना ने 2 विदेशी आतंकियों को मार गिराया और उनका ठिकाना तबाह कर दिया। लेकिन इस कामयाबी की भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। इस ऑपरेशन में सेना के 2 बड़े अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में 4 सेना से और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है। शहीद होने वालों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, राइफलमैन राकेश कुमार के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर शकील गाजी शामिल हैं। हंदवाड़ा मुठभेड़ में सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 4 सेना के जवानों और 1 पुलिस अफसर का शव बरामद हो गया है। दरअसल शनिवार को 5 इन सुरक्षा कर्मियों के साथ संपर्क कट गया था और वो मुठभेड़ की जगह पर फंसे थे। शनिवार को ये मुठभेड़ खत्म हो गई और रविवार सुबह को जब पूरे इलाके की तलाशी ली गई, वहां पर सेना के इन वरिष्ठ अधिकारियों के शव बरामद हुए हैं। जो सेना के कर्नल इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर साफ कहा है कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी जवानों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनका बलिदान कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ देश की सेवा की और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए बिना थके काम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना।
अपने जवानों की शहादत पर जहां पूरे देश में संवेदना है, वहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है। हर बार मुंह की खाने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर सबक सिखाना देश की भावनाएं भी है और वक्त की जरूरत भी। अशरफ वानी, हंदवाड़ा, आज तक। देश अभी कोरोना के सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम मुसीबत के आगे जूझ रहा है और इसी संकट काल में बेबस हो गए हैं 10वीं 12वीं के करीब 30 लाख छात्र। कोरोना की वजह से कुछ पेपर्स और एग्जाम्स नहीं हो पाए, इस पर अब तक सस्पेंस भी बना हुआ है। अब सभी छात्र चिंता में हैं कि आगे उनका क्या होगा और इसके लिए सरकार के पास क्या कोई प्लान है। कोरोना का संक्रमण काल नहीं होता तो छात्र अभी रिजल्ट का जश्न मना रहे होते। कोई आगे की पढ़ाई की रणनीति बनाता तो कोई अपने भविष्य को संवारने में शिद्दत से जुट चुका होता। ये कोरोना संकट नहीं होता तो छात्र गर्मी की छुट्टियों की तैयारी कर रहे होते। स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान नए सेशन का वेलकम करने में जुटे होते। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल 2 मई को 12वीं के रिजल्ट आए थे और उसके 4 दिन बाद यानी 6 मई 2019 को 10वीं के रिजल्ट भी आ गए थे। लेकिन इस साल कोरोना ने सब कुछ रोक दिया है। इसका बड़ा असर 10वीं और 12वीं के उन छात्रों पर पड़ा है जो इस साल बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे थे। अब सब असमंजस में हैं। कुछ पेपर की परीक्षाएं अभी तक बाकी हैं। देश भर के स्कूल बंद हैं। छात्र परीक्षाओं को लेकर असमंजस में हैं। अभिभावक भी दुविधा में हैं। टीचर भी हालात सुधरने का इंतजार कर रहे हैं। छात्रों का भविष्य अधर में है। महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लग गया और अब लॉकडाउन 3 भी 17 मई तक घोषित हो चुका है। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन के बाद 10वीं 12वीं के छात्रों का क्या होगा, बाकी बची परीक्षाओं का क्या होगा, और सवाल ये भी कि बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई क्या और कैसे करें। परीक्षाओं को लेकर तो खुद सीबीएसई भी असमंजस की स्थिति में है। सीबीएसई भी साफ कर चुका है कि इस संकट काल में 10वीं बोर्ड की बची परीक्षाएं कराना मुमकिन नहीं है। 1 अप्रैल को अपनी एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें हमने बहुत क्लियर कहा है कि 10th का कोई भी एग्जाम अब हम नहीं कंडक्ट करेंगे। जो भी एग्जाम्स 10th के हो गए हैं उनके बेस पे हम रिजल्ट दे देंगे। 12th सब्जेक्ट के एग्जाम्स क्लास 12th के हम उनका री एग्जाम करेंगे एंड वी आर वेटिंग कि जैसे लॉकडाउन उठेगा हम परीक्षा कर सकेंगे। छात्रों के हितों को देखते हुए अभी 28 अप्रैल को ही मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से बात की। इसमें कई अहम सुझाव मिले जिन पर सरकार विचार कर रही है। बहुत अच्छे सुझाव भी आए हैं और विशेष करके ऑनलाइन शिक्षा को कितना सुदृढ़ कर पाएंगे और अंतिम छात्र तक कैसे करके वो ऑनलाइन शिक्षा हमारी जा सकती है, उनकी क्या कठिनाइयां हैं और कितना पाठ्यक्रम उनके पास तैयार है और किस तरीके से वो कर रहे हैं। मीनाक्षी, संपूर्ण लॉकडाउन लगभग कई जगहों पर खत्म कर दिया गया है, कई जगहों पर अब भी जारी है। छूट के साथ इस 3rd फेज की शुरुआत हुई है तो गांव और शहर, गली मोहल्ले की तस्वीर एक तरह से बदल गई है। सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों के बाहर दिखाई दी। 40 दिन बाद लोग पहुंचे, जैसे उनको मौका मिला तो दौड़े दौड़े शराब की दुकानों के आगे पहुंचे और लंबी कतारें यहां पर दिखाई तो दुकानों के शटर तक बंद करने पड़े। तस्वीरें बदल गईं। सड़कों पर पसरा सन्नाटा खत्म हो गया। गाड़ियां फिर से दौड़ने लगीं। जाम का झाम फिर से शुरू हो गया। बाजारों में रौनक लौटने लगी। दुकानों का शटर उठ गया। लाइनों वाली जिंदगी फिर से लौट आई। ये है लॉकडाउन 3 का नजारा। आज से देश भर में नए रूप में लॉकडाउन लागू हुआ। इस बदले लॉकडाउन में जान का भी ख्याल रखा गया और जहान का भी। लॉकडाउन 3 में जोन के हिसाब से ढील दी गई है। लॉकडाउन में पहली बार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मिली। मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स छोड़कर सभी शराब की दुकानों के शटर सुबह 9 बजे से ही उठ गए।
और शटर उठते ही दुकानों के बाहर लंबी लाइन लग गई। ये तस्वीर कर्नाटक के हुबली की है, जहां 40 दिन बाद गले तर करने के लिए लोग उमड़ पड़े। यही हाल देश के दूसरे शहरों का भी है। शराब की दुकानें शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों पर खोली गई हैं। 10 बजे दुकान खुलनी थी, लेकिन नंबर पहले आ जाए इसलिए सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचने लगे थे। पूरी लंबी लाइन हम आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर तक यहाँ पर आप देखिए लाइन लगी हुई है, दूर तक लोग यहाँ पर खड़े हैं। हम आपको दिखाते हैं, ये सिर्फ करोल बाग की दुकान पे नहीं बल्कि जितनी जगहों पर दुकानें ये खुल रही हैं, ऐसी ही खबर आ रही है कि लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोग सुबह से ही दुकानों के बाहर पहुंचने लगे थे 8 बजे, और पुलिस की भी व्यवस्था की गई थी। कुछ ऐसी दुकानें भी हैं जहां पर उनको नहीं खुलनी थी, लेकिन उसके बावजूद जहां पे लोग पहुंचे हैं तो वहां से पुलिस लोगों को हटा रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन यहां पर लगी हुई है, और पुलिस लगातार नजर बनाए हुए है, शॉप ओनर से बात कर रही है। ग्रीन जोन में बार्बर शॉप भी खुल गया। 40 दिनों बाद लोगों को हेयर कटिंग का मौका मिला तो सुबह सुबह ही भीड़ लग गई। ये तस्वीर गोवा की है, जहां सैलून का शटर 40 दिनों बाद उठा। आज तो चालू हुआ ना, अभी तो इतने दिन से हम लोग बेकार था, काम नहीं कुछ नहीं था। आज ही फर्स्ट डे है। आज फिर कैसे सोशल मेंटेनेंस करना? अभी 1-2 आदमी करते हैं सर, एक ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेता हूँ। ऐसा कपड़ा रंगे, कपड़ा तो वॉशेबल कपड़ा डालता है। एक ब्लाउज अभी ला के रखा भी है, सामान भी आज से है ना, अभी आज से यही करेगा, सैनिटाइजर यूज करेगा। कुछ क्या रेट क्या हुआ? अभी नॉर्मल रेट सर, वही रेट। राजधानी दिल्ली पूरी तरह से रेड जोन में है, लेकिन इसके बाद भी जरूरी सेवा वाले दफ्तर खोले गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से दफ्तर खुले तो सड़कों पर गाड़ियों की बाढ़ आ गई। दिल्ली में कार में सिर्फ 2 लोग और बाइक पर सिर्फ 1 को चलने की इजाजत है, लेकिन पहले ही दिन छूट की धज्जियां उड़ने लगी। सरकार ने कहा है कि बाइक्स पर सिर्फ एक इंसान, सिर्फ राइडर बैठेगा। पिलियन राइडर्स को लेकर लोग चल पड़े हैं। गाड़ियों में भी 2-3 ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार के रूल्स के मुताबिक और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक आज से आईटी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, नॉन एसेंशियल गुड्स की दुकानें और सब खोल दी गई हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो फिर से पुराना नजारा दिखने लगा। लंबा जाम लग गया, सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की इजाजत है। लॉकडाउन के अंदर कुछ रियायतें सरकार की तरफ से दी गई थी, उसके बाद से ही सरकारी दफ्तर दिल्ली के अंदर खुलेंगे, और उसके अलावा कई अलग अलग जगहों पर भी काम जो है वो शुरू होगा। ऐसे में लोग सुबह से ही घरों से अपनी जो है वो निकले हैं गाड़ियां लेकर के, और जाम की लंबी लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिल्ली यूपी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर देखने को मिल रही है। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसीलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गईं। ग्रीन जोन वाले शहरों में बसें भी दौड़ने लगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इन बसों में सिर्फ 50% पैसेंजर की ही इजाजत है। ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी, लेकिन एक कैब में सिर्फ एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में भी दुकानें खुली हैं। यहाँ 50% कर्मचारियों के साथ दुकानों को खोलने की इजाजत मिली है। दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों के लिए लॉकडाउन 3 राहत बनकर आया है। इन्हें बसों और ट्रेनों से ले जाने की इजाजत है। दूसरे शहरों में फंसे परिवार भी आज से अपनी गाड़ियों से अपने शहर गांव जा सकते हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। शहर शहर एक ही हाल है, सन्नाटा लगभग खत्म सा हो गया है और जिंदगी वापस पटरी पर दिखाई देने लगी है। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं देश के अलग अलग शहरों में आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन कैसा रहा, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। मैं आईटीओ पर इस वक्त मौजूद हूं, आपको दिखाना चाहेंगे कि आईटीओ की सिचुएशन क्या है। लोग अपने घरों से ज्यादा संख्या में बाहर निकल आए हैं। लॉकडाउन पार्ट 1 और लॉकडाउन पार्ट 2 के समय में जब थोड़ी बहुत उस समय रियायतें थी तो इतनी संख्या में लोग अपने घरों से ज्यादा नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा संख्या में लोग अपने घरों से निकल आए हैं।
हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि वो कर्मचारी जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही उनको आने जाने दिया जाएगा और वो सिर्फ 33% लोग आ जा सकते हैं। दिल्ली के तमाम इलाकों से खबरें आ रही कि वाइन शॉप जो है वो एक तरह से खुल गई है। ऐसे में जाहिर तौर पर दिक्कतें सामने आ रही क्योंकि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से कहा जाए संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में सरकार को एहतियात के तौर पर वहां पर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। वहीं दूसरी तरफ लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं, चाहे वो वाइन शॉप पर आ रहे हैं, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम लोग पालन करें क्योंकि संक्रमण अभी भी जो केसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नई गाइडलाइन के मुताबिक आज से ग्रीन जोन में काफी कुछ शुरू हो जाएगा, ऑरेंज जोन में भी काफी कुछ शुरू हो जाएगा, लेकिन रेड जोन ज्यों की त्यों रहेगा। लेकिन हम इस वक्त लखनऊ में हैं और आपको लखनऊ की तस्वीर दिखा दें। लखनऊ रेड जोन में है, लेकिन दूसरे दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पे गाड़ियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लोगों की चहलकदमी ज्यादा दिखाई दे रही है और लोग अपने जरूरी कामकाज के लिए निकले हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग निकले हैं तो बाकायदा उनकी लोग जो पुलिस वाले हैं उनका चालान भी कर रहे हैं। तो कई लोग हैं जिन्हें शायद जानकारी हो ना हो। भोपाल के ज्यादातर बाजार आज भी बंद है। रेड जोन के तहत आता है राजधानी भोपाल और ऐसे में यहाँ की तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि कैसे अभी भी जो मुख्य व्यापारिक केंद्र है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, एमपी नगर, वो पूरी तरीके से बंद है। जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं वो जरूर सड़कों पे आपको दिख जाएंगे, लेकिन इसके अलावा सभी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी भी भोपाल में बंद है। कलेक्टर के मुताबिक भोपाल रेड जोन में आता है और इसीलिए यहाँ पे फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके तहत कलेक्टरों को ही फैसला लेने का अधिकार भी है और इसीलिए ये तय किया गया है कि राजधानी भोपाल में फिलहाल जो नई गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक जो छूट मिलनी चाहिए फिलहाल वो नहीं मिलेगी। सारी दुकानें जो आप बंद देख रहे हैं, इसके अलावा आपको बता दें कि सभी दफ्तर जो हैं वो भी बंद रहेंगे, सिवाय केंद्र सरकार के अधीन आने वाले कार्यालय और राज्य सरकार के तहत जो कार्यालय पहले से खुले हुए हैं उन्हीं को फिलहाल खोलने की मंजूरी मिली हुई है। लॉकडाउन पार्ट 3 की शुरुआत हो चुकी है। 17 मई तक ये जारी रहने वाला है। अलग अलग राज्यों से मजदूरों की घर वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि लॉकडाउन में बंद हुई फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने का मंत्र क्या है। मजदूरों का वापस घर जाना ही इस परिस्थिति का इलाज है। सहयोगी श्वेता सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में कामकाज को रीस्टार्ट करने के सूत्र योग गुरु रामदेव की फैक्ट्री में भी उन्होंने देखे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक हिस्सा है कि आप किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन जो इसेंशियल चीजें बन रही हैं, जिनका प्रोडक्शन हो रहा है और जिनको कुछ रियायतें भी दी गई 20 अप्रैल के बाद, उन प्रोडक्शन यूनिट्स पे क्या चल रहा है। तो आज हम स्वामी रामदेव से चर्चा तो करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे क्योंकि यहां पर हम पतंजलि के इस फूड पार्क में हैं और आप तो इसेंशियल आइटम्स से लेकर यहां पर इम्यूनिटी से लेकर हम कहें तो मेडिकल भी, क्योंकि सैनिटाइजर भी बनता है यहाँ। तो आज आप हमारा टूर कराएंगे यहाँ का। हाँ, हमने पतंजलि और रुचि सोया 2 बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम चला रहे हैं। यहाँ पर करीब हमारे पास में महीने में 5 लाख टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसमें घी, तेल से लेकर के हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, बाथिंग सोप्स, जो सैनिटाइजेशन के लिए जितने भी चीजें प्रयोग होती हैं। हमने शायद एक दिन ये फैक्ट्री बंद रही होगी पूरे लॉकडाउन के दौरान। हमने सेकंड डे से ही सारे चीज़ों को, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, क्योंकि हम सारे के सारे फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, घी, आटा, तेल और जो भी दाल, चावल, सब कुछ मसाले, तो दूसरे दिन से ही हमने पहले 1/3 कैपेसिटी को चालू किया, फिर हाफ, अब फुल प्रोडक्शन पर 24 घंटे यूनिट चलती है। तो हम अंदर चलते हैं। जरूर।
इम्यूनिटी के लिए खाया जाता है च्यवनप्राश, पर क्या च्यवनप्राश बनते हुए भी एक सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है? केंद्र सरकार ने जो कहा कि कर्मचारियों की संख्या कम रखनी होगी, उन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है? अव्वल ये, और स्वामी जी मैंने च्यवनप्राश आपका हमेशा बनते देखा पतीलों पर, आज मैं देख रही हूँ पतीले पीछे रखे हुए हैं और च्यवनप्राश यहाँ मशीन पर है। श्वेता जी, पहले तो डिस्टेंस मेंटेन रखने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नियम बनाए गए उसकी हमने पूरी बुकलेट ही बना रखी है, और ये सारे प्रोटोकॉल करीब 2 लाख लोग पतंजलि रुचि सोया के प्लांटों से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन में सब लोग काम करते हैं, तो सब प्रोटोकॉल का हम लोग पालन करते हैं। जहाँ तक आपने च्यवनप्राश की बात पूछी, तो जो पीछे पतीले रखे, ये पतीले पहले मैं 10 रुपए का उधार में मतलब किराए पर लाया करता था, और उसके बाद हमने फिर धीरे धीरे 25 सालों में चीज़ों का ऑटोमाइजेशन किया। अब ये जो च्यवनप्राश बन रहा है, पहले इसको हाथ से घोटा करते थे, मैंने खुद घोटा है, और अब इसका पूरा जो है यांत्रिकीकरण कर दिया गया है। तो कोरोना के समय में बिना छुए, अगर किसी बिना इंसानों के उस तरीके से मशीन का ज्यादा प्रयोग, ये बेहतर है? ये कोरोना के संकट काल में भी, और यदि आप इसको हाइजीन की दृष्टि से भी देखें तो बिना किसी हैंड टच के पूरा पतंजलि का च्यवनप्राश तैयार होता है। और उसके लिए पूरा जो प्लांट आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट है, वहां से लेकर के और आगे दूर तक। तो क्योंकि इस समय यद्यपि इसका मेन सीजन तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता है, लेकिन अभी डिमांड इतनी है कि सारा मार्केट से च्यवनप्राश खत्म हो गया था, इसलिए नया बैच बनाना पड़ रहा है। तो ये बोतल तो निकल रहे, इन बोतलों के बीच कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? सोशल डिस्टेंस उनके हिसाब से है, माने उनमें करीब 1 फीट का फासला रहता है एक डब्बे के बीच में। यहाँ करके फिर ये ऑटोमेटिक वहां से पूरा च्यवनप्राश तैयार होकर के पाइपलाइन से नीचे आ जा रहा है, और नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पर 1 किलो एक डब्बे के अंदर ऑटोमेटिक भरा जाता है। भरने के बाद में फिर ये च्यवनप्राश आप देख रहे हैं, ये इस तरह से, ये आप देख रहे हैं गर्म गर्म है, आप हाथ लगा के देख सकते हैं। और इसके अंदर भरने के बाद में फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है। ढक्कन लगाने के बाद में इसको फिर सील कर देते हैं, और फिर ये ऑटोमेटिक उसके अंदर चला जाता है पेटी के अंदर। तो कहीं पर भी जो च्यवनप्राश है वो हैंड इसमें टच नहीं होता है, ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम है, और 100% इसमें हाइजीन को मेंटेन किया जा रहा है। और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम ये च्यवनप्राश दे रहे हैं। तो ये सैनिटाइजर का प्लांट है, चूंकि आज की तारीख में सब चाहते हैं कि हाथ स्वच्छ रहें और साफ रहें, तो ये सैनिटाइजर यहाँ पे। लेकिन स्वामी जी, आपने स्टाफ घटाने को लेकर जो सरकार की तरफ से कहा गया, वो क्या किया गया है? हमने लगभग 50% यहाँ स्टाफ कर दिया है, और 3 शिफ्ट कर दिए, और हमने एक भी आदमी को नौकरी से नहीं निकाला है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन रखा है, और लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखा है कि एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं होना चाहिए। कुछ एसेंशियल चीजों के लिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज, खाने पीने की चीजें, अगर उधर भी चलते हैं। शुरू में जब आप लोगों ने एसेंशियल चीजों का प्रोडक्शन ऑन रखा, तो क्या आपको सप्लाई में दिक्कत आई थी? शुरू में 2-3 दिन जरूर दिक्कत आई, गेहूं की भी सप्लाई पूरी नहीं हो पाई, और ट्रकों की मूवमेंट में भी बहुत दिक्कत आई। तो हमने पीएमओ में भी बात की, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से भी बात की, और 3 दिन के अंदर ही उन चीज़ों को फिर ठीक कर लिया गया। और आज करीब हमारे 1000 से ज़्यादा अपने ट्रक्स हैं पतंजलि के, और आटे से लेकर के, दलिया से लेकर के, बेसन से लेकर के, घी, तेल, मसाले सब हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। हमेशा से स्वदेशी का कॉल देते थे, और आज जो है वो समझ में आ रहा है कि आत्मनिर्भरता कितनी आवश्यक है। तो उसमें स्वदेशी एक बार फिर ये बता रहा है कि स्वदेशी अगर रहेगा तो चाहे दुनिया से हमारा संपर्क कटा रहे, लेकिन भारत में कोई दिक्कत नहीं है। स्वदेशी का जो हमने संकल्प इस देश के सामने दिया, वो इसी दृष्टि के साथ दिया कि हर क्षेत्र में देश
आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, और इसी आत्मनिर्भरता ने भारत को आज तक इस जंग में मजबूती से खड़ा करके रखा हुआ है।